नमस्कार, मैं शिवराम चौधरी स्वामी केशवानंद शिक्षण संस्थान की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिए, पिछले वीडियो में हमने कक्षा 6 पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीतिक विज्ञान की पुस्तक जो हमारी है उसके प्रथम अध्याय का कुछ अध्ययन किया था, विविधता की समझ। उसी को आज हम आगे बढ़ाते हैं। देखिए, हमने यहाँ तक अध्ययन किया था कि समाज में इससे गैर बराबरी असमानताएँ पैदा हुई, ठीक है, और विविधता हमारे जीवन को कैसे समृद्ध करती है। यानी अगला जो बिंदु है वो है विविधता हमारे जीवन को समृद्ध किस प्रकार से करती है, इस बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, ठीक है। एक समीर और समीर दो दोस्त बने। जिस प्रकार हमने देखा अध्याय में कि एक समीर जो था साइकिल वाला और दूसरा जो था अखबार बेचने वाला शिक्षित और अशिक्षित थे, है ना, जिनके समाज भी अलग अलग थे, किस प्रकार से दोस्त बने, ठीक वैसे ही आपकी भी सहेलियाँ होंगी या दोस्त होंगे जो आपसे बहुत अलग होंगी। यानी आपके दोस्त हो सकते हैं उनमें और आप में बहुत सारी विभिन्नताएँ हों, असमानताएँ हों। आपने शायद उनके घर में अलग तरह का खाना खाया होगा, यानी खान पान भी उनका अलग है, भाषा उनकी अलग है, पहनावा भी अलग हो सकता है, उनके साथ अलग त्यौहार मनाए होंगे क्योंकि अलग अलग धर्म के अलग अलग त्यौहार होते हैं। उनके कपड़े पहन कर देखे होंगे और थोड़ी बहुत उनकी भाषा भी सीखी होगी, ठीक है। शायद आपको इस तरह के जानवरों, रानियों, साहसिक घटनाओं या भूतों की कहानियाँ पसंद होंगी। संभव है कि आपको खुद कहानी बनाना भी पसंद होगा। एक अच्छी कहानी पढ़ने से हमेशा खुशी मिलती है। उसको पढ़कर और ज़्यादा कहानियाँ बनाने के लिए नए नए विचार मिलते हैं। जो लोग कहानियाँ लिखते हैं, लेखक जो होते हैं एक तरह से राइटर, वे विभिन्न स्रोतों, किताबों, वास्तविक जीवन और कल्पना से प्रेरणा लेते हैं। यानी कहानियों को रचने की जो एक तरह से लिखने की जो प्रेरणा वो कहाँ से लेते हैं, विभिन्न स्रोतों, किताबों से, वास्तविक जीवन से और कल्पना के आधार पर भी वो एक तरह से कहानियों का निर्माण करते हैं। कुछ लोग जंगल में जानवरों के नज़दीक रहे और उन्होंने जानवरों की दोस्ती व लड़ाइयों के बारे में कहानियाँ लिखी। कुछ अन्य लोगों ने राजा रानियों के वृत्तांत पढ़कर प्यार और सम्मान के किस्से लिखे। कुछ ने अपने बचपन की यादों में गोते लगाए, है ना, स्कूल और दोस्ती की मधुर यादों से निकलकर कुछ साहस की कहानियाँ लिखी। कल्पना कीजिए कि जिनकी कहानियाँ आपने सुनी या पढ़ी हैं, उन सभी कहानीकारों या कहानी सुनाने वालों को ऐसी जगह पर रहना पड़े जहाँ लोग केवल दो ही रंग के कपड़े पहनते हों, लाल एवं सफ़ेद, एक तरह का खाना खाते हों, शायद आलू, समान रूप से केवल दो पशु पक्षी को पालते हैं, उदाहरण के लिए हिरन और कौवा, और केवल सांप सीढ़ी खेल से अपना मनोरंजन करते हों, ऐसी जगह रहकर वे कहानियाँ लिख पाएंगे। तो ये हमको एक तरह से सोचना है ना। अब देखिए, भारत में विविधता, यानी भारत में किस प्रकार की विविधता हमको देखने को मिलती है। भारत जो है विविधताओं का देश है। हम विभिन्न भाषाएं बोलते हैं, विभिन्न प्रकार का खाना खाते हैं, अलग अलग तरह के त्यौहार मनाते हैं और भिन्न धर्मों का पालन करते हैं। यानी कहने का तात्पर्य है कि भारत जो देश है इसमें अलग अलग भाषाओं को बोलने वाले लोग रहते हैं, जिनका खान पान भी अलग है, अलग अलग त्यौहार वो मनाते हैं और अलग अलग धर्मों का पालन करते हैं, जिनकी भाषाएं अलग अलग हैं, पहनावे अलग अलग हैं, है ना। लेकिन गहराई से सोचे तो वास्तव में हम एक ही हैं। देखिए, हम एक ही तरह की चीज़ें करते हैं, केवल हमारे करने के तरीके अलग हैं। यानी करने का जो तरीका एक है, फार्मूला, वो भिन्न है, लेकिन करते सब हम एक ही तरह की चीज़ें हैं। अब देखते हैं हम विविधता को कैसे समझें। यानी जो विविधता है, एक असमानता है, उसको हम कैसे समझें। करीब 200-250 वर्ष पहले जब रेल, हवाई जहाज़, बस और कार हमारे जीवन का हिस्सा नहीं थे, यानी उस समय ये जो वाहन हैं, साधन प्रचलन में नहीं थे, इनका आविष्कार नहीं हुआ था, तब भी लोग संसार के एक भाग से दूसरे भाग की यात्रा करते थे। यानी लेखक चाह रहा है कि
कि जब ये साधन नहीं थे, इनका आविष्कार नहीं हुआ था, तो क्या उस समय लोग संसार की यात्राएं नहीं करते थे? बिल्कुल करते थे। वो पैदल करते थे, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए वो केवल क्या करते थे? पैदल जाते थे। ठीक है, वो पानी के जहाज़ में घोड़ों ऊँट पर बैठकर जाते या फिर पैदल चलकर। ठीक है, अक्सर ये यात्राएं खेती और बसने के लिए, नई ज़मीन की तलाश में या फिर व्यापार के लिए की जाती थी। यानी जो यात्राएं हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्राचीन समय में जो की गई, ये क्यों की गई? ये बताया गया है कि खेती के लिए, बसने के लिए और नई ज़मीन की तलाश या फिर व्यापार के लिए। ठीक है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर व्यापार के लिए ये यात्राएं की गई। चूँकि यात्रा में बहुत समय लगता था, इसलिए लोग नई जगह पर अक्सर काफ़ी लंबे समय तक ठहर जाते थे। इसके अलावा सूखे और अकाल के कारण भी कई बार लोग अपना घर बार छोड़ देते थे और अन्यत्र जगह पर चल जाते थे। उन्हें जब पेट भर खाना तक नहीं मिलता था तो वे नई जगह जाकर बस जाते थे। कुछ लोग काम की तलाश में और कुछ युद्ध के कारण घर छोड़ देते थे। यानी बहुत से कारण थे यात्राओं के और पलायन करने के। ठीक है, लोग जब नई जगह में बसना शुरू करते थे तो उनके रहन सहन में थोड़ा बदलाव आ जाता था, क्योंकि वहाँ की संस्कृति के हिसाब से उसमें बदलाव आना जरूरी था। कुछ चीज़ें वे नई जगह की अपना लेते थे और कुछ चीज़ों में वे पुराने ढर्रे पर ही चलते रहते, यानी पुराना जो चाल चलन है उसी को अपनाते थे। ठीक है, इस तरह उनकी भाषा, भोजन, संगीत, धर्म आदि में नए और पुराने का मिश्रण होता रहता था। उनकी संस्कृति और नई जगह की संस्कृति में आदान प्रदान होता और धीरे धीरे एक मिश्रित यानी मिली जुली संस्कृति उभरती, यानी एक तरह से मिश्रण संस्कृतियों का वहाँ पर हो जाता। ठीक है, आगे देखते हैं। अगर अलग अलग क्षेत्रों का इतिहास देखें तो हमें पता चलेगा कि किस तरह विभिन्न सांस्कृतिक प्रभाव ने वहाँ के जीवन और संस्कृति को आकार देने में योगदान दिया। जब हम अलग अलग क्षेत्रों का एक तरह से अध्ययन करते हैं, इतिहास देखते हैं, तो इस बात का हमको ज्ञान होता है, पता चलता है कि किस तरह विभिन्न जो सांस्कृतिक प्रभाव थे वहाँ के जीवन और संस्कृति को आकार देने में एक तरह से उन्होंने योगदान दिया अपना। ठीक है, इस तरह के कई क्षेत्र अपने विशिष्ट इतिहास के कारण विविधता संपन्न हो जाते हैं। ठीक इसी प्रकार लोग अलग अलग तरह की भौगोलिक स्थितियों से किस प्रकार सामंजस्य बिठाते हैं, उससे भी विविधता उत्पन्न होती है। उदाहरण के लिए समुद्रों के पास रहने वाले और रहने में और पहाड़ी इलाकों में रहने में बड़ा फ़र्क है। यानी जो लोग समुद्र के किनारे रहते हैं और जो लोग पहाड़ी की तलहटी में रहते हैं, उनमें रहने में बहुत फ़र्क है। वहाँ न केवल वहाँ के लोगों के कपड़ों और खान पान की आदतों में फ़र्क होगा, यानी ये जो असमानताएं बताई गई हैं निवास स्थान की, है ना, उनमें खान पान में और कपड़ों में भी वहाँ पर हमको फ़र्क दिखाई देगा। बल्कि जिस तरह का काम वे करेंगे वे भी अलग तरह के होंगे। ठीक है, कार्यों में फ़र्क होगा। शहरों में अक्सर लोग यह भूल जाते हैं कि उनका जीवन उनके भौतिक वातावरण से किस तरह गहराई से जुड़ा हुआ है। ऐसा इसलिए कि शहरों में लोग विरले ही अपनी सब्जी या अनाज उगाते हैं, यानी वहाँ पर खेती नहीं होती है और उनकी जो ये सब्जी और अनाज की पूर्ति गाँव से होती है। वे इन चीज़ों के लिए बाज़ार पर ही निर्भर रहते हैं। आइए भारत के दो भागों लद्दाख और केरल के उदाहरण के जरिए यह समझने की कोशिश करेंगे कि किसी क्षेत्र की विविधता पर उसके ऐतिहासिक और भौगोलिक कारकों का क्या असर पड़ता है। यहाँ पर देखिए, लद्दाख एक तरह से ये पहाड़ी एरिया और केरल जो है ये समुद्र तट, इन दोनों का यहाँ पर एक तरह से फ़र्क बताया गया है। अब ऊपर हम थोड़ा कुछ छोड़ के आए थे, उसको एक बार देख लेते हैं। ये देखिए, भारत के लोग विविध तरीक़ों से नीचे लिखे काम करते हैं। यहाँ उनमें एक तरीका बताया गया है, दो और तरीके लिखिए। देखिए, प्रार्थना यानी इबादत करना, भक्ति गीत गाना, शादी करना, अदालत के रजिस्टर में दस्तखत करना, विभिन्न प्रकार के कपड़े पहनना, मणिपुर में औरतों के फनेक पहनना, यानी विभिन्नता यहाँ पर हमको बताई गई हैं। ठीक है, अभिवादन करना, चावल पकाना, यानी अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग भिन्नताएं मौजूद हैं, उस बात को यहाँ पर बताया गया है। देखिए, सामाजिक और राजनीतिक जीवन, लद्दाख तो व्यापार के लिए अच्छा रास्ता ये यहाँ से शुरू होता है। लद्दाख और जम्मू कश्मीर
के पूर्व में पहाड़ियों में बसा एक रेगिस्तानी इलाका है ना। यहाँ पर बहुत ही कम खेती संभव है, यानी ऐसा बताया गया है कि लद्दाख और जो कश्मीर है उसके पूर्व में पहाड़ियों में बसा एक रेगिस्तानी क्षेत्र है, इलाका है ना। यहाँ बहुत ही कम खेती संभव है, यानी खेती यहाँ पर ना के बराबर होती है, क्योंकि इस क्षेत्र में बारिश बिल्कुल नहीं होती और यह इलाका हर वर्ष काफ़ी लंबे समय तक बर्फ़ से ढका रहता है। इस क्षेत्र में बहुत ही कम पेड़ उग पाते हैं। पीने के पानी के लिए लोग गर्मी के महीनों में पिघलने वाली बर्फ़ पर निर्भर रहते हैं। यहाँ के लोग खास किस्म की बकरी पालते हैं जिससे पश्मीना ऊन मिलता है। यह ऊन कीमती है, इसलिए पश्मीना शाल बड़ी महंगी होती है। लद्दाख के लोग बड़ी सावधानी से इस ऊन को इकट्ठा करते हैं और कश्मीर के व्यापारियों को बेच देते हैं। मुख्यतः कश्मीर में ही पश्मीना शालें बुनी जाती हैं। तो ये वहाँ के लद्दाख के कश्मीर के जनजीवन को यहाँ पर चित्रित किया गया है। यहाँ के लोग दूध से बने पदार्थ जैसे मक्खन, चीज़, खासका, छेना एवं मांस खाते हैं। हर एक परिवार के पास कुछ गाय, बकरी और याक होती हैं। रेगिस्तान होने का यह मतलब नहीं है कि व्यापारी यहाँ आने के लिए आकर्षित नहीं हुए, यानी इसका मतलब हम ये नहीं ले सकते कि यहाँ पर व्यापारी नहीं आते हैं। ठीक है, देखिए लद्दाख तो व्यापार के लिए अच्छा रास्ता माना गया, क्योंकि यहाँ कई घाटियाँ हैं जिनसे गुजरकर मध्य एशिया के काफिले उस इलाके में पहुँच गए, यानी यहाँ पर व्यापार के भी अच्छे साधन उपलब्ध हैं और बहुत से एशिया के जो व्यापारी हैं यहाँ पर जाते हैं, जिसे आज तिब्बत कहते हैं। ये काफिले अपने साथ मसाले, कच्चा रेशम, दरियाँ आदि लेकर चलते थे। लद्दाख के रास्ते बौद्ध धर्म तिब्बत पहुँचा, यानी बौद्ध धर्म का तिब्बत पहुँचने का जो मार्ग था क्या था? लद्दाख। लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहते हैं। करीब 400 साल पहले यहाँ लोगों का इस्लाम धर्म से परिचय हुआ और अब यहाँ अच्छी खासी संख्या में मुसलमान रहते हैं। लद्दाख में गानों और कविताओं का बहुत ही समृद्ध मौखिक संग्रह है। तिब्बत का ग्रंथ केसर सागा लद्दाख में काफ़ी प्रचलित है। एक वहाँ का ग्रंथ है तिब्बत का केसर सागा, जो कहाँ पर प्रसिद्ध है? लद्दाख में। उसके स्थानीय रूप को मुसलमान और बौद्ध दोनों ही लोग गाते हैं और उस पर नाटक लिखते हैं। ठीक है, तो ये हमने लद्दाख और कश्मीर का एक तरह से वर्णन यहाँ पर देखा है। अगला देखें केरल के बारे में। ठीक है, केरल देखिए भारत के दक्षिण पश्चिमी कोने में बसा हुआ एक राज्य है। यह एक तरफ समुद्र से घिरा हुआ है तो दूसरी तरफ पहाड़ियों से, यानी समुद्र तट पर बसा हुआ है। इन पहाड़ियों पर विविध प्रकार के मसाले जैसे काली मिर्च, लौंग, इलायची आदि उगाए जाते हैं। इन मसालों के कारण यह क्षेत्र व्यापारियों के लिए बहुत ही आकर्षक बना हुआ है। ठीक है, सबसे पहले अरबी एवं यहूदी व्यापारी केरल आए, है ना। ऐसा माना जाता है कि ईसा मसीह के धर्मदूत संत थॉमस लगभग 2000 साल पहले यहाँ आए। भारत में ईसाई धर्म लाने का श्रेय उन्हीं को जाता है। अरब से कई व्यापारी यहाँ आकर बस गए। इब्न बतूता ने जो करीब 700 साल पहले यहाँ आए, उसने अपनी यात्रा वृत्तांत में मुसलमानों के जीवन का विवरण देते हुए लिखा है कि मुसलमान समुदाय की यहाँ बड़ी इज्जत थी। ठीक है, अब देखिए वास्को डी गामा पानी के जहाज़ से यहाँ पहुँचे तो पुर्तगालियों ने यूरोप से भारत तक समुद्र का जो रास्ता था उसकी खोज की, उसको जाना। इन सभी ऐतिहासिक प्रभावों के कारण केरल के लोग विभिन्न धर्मों का पालन करते हैं, जिनमें यहूदी, इस्लाम, ईसाई, हिंदू एवं बौद्ध धर्म शामिल हैं। यानी बताया गया केरल में जो है एक तरह से मसाले का उत्पादन होता है और बहुत से जो व्यापारी हैं, बाहर के जो व्यापारी, हमारे विदेशों के व्यापारी यहाँ पर आए। हमको पता है 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा जो था पुर्तगाली, वो हमारे भारत के केरल के कालीकट बंदरगाह पर पहुँचा। ठीक है, और यहाँ से वो मसाले लेकर के अपने यूरोप गया, पुर्तगाल गया और वहाँ पर बहुत अधिक कीमतों में उन्हें वहाँ ले जा करके मसालों को बेचा। ठीक है, चीन के व्यापारी भी केरल आए। यहाँ पर मछली पकड़ने के लिए जो जाल इस्तेमाल किए जाते हैं वो चीनी जालों से हूबहू मिलते हैं और उन्हें चीना वाला कहते हैं। क्या कहते हैं? चीना वाला। मछली पकड़ने के जो एक तरह से जाल होते हैं चीना वाला कहते हैं। तलने के लिए जो लोग बर्तन इस्तेमाल करते हैं उसे चीना चट्टी, यानी मछलियों को तलने के लिए जिस बर्तन का उपयोग किया जाता है उसको क्या कहते हैं? चीना चट्टी। इसमें चीन शब्द इस बात की ओर इशारा करता है कि उसकी उत्पत्ति कहाँ हुई होगी,
केरल की उपजाऊ ज़मीन और जलवायु चावल की खेती के लिए बहुत उपयुक्त है और वहाँ के अधिकतर लोग मछली, सब्जी और चावल खाते हैं। तो ये देखिए, हमने एक तरफ जहाँ लद्दाख और कश्मीर का हमने एक तरह से अध्ययन किया, उसी रूप में दूसरी ओर हमने केरल जो है उसका हमने अध्ययन किया और इसमें जो विविधताएं हैं उनको हमने यहाँ पर देखा। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में आपसे इसी अध्याय के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।